स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल अविनाश मैथ्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पर जो हमने लिखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यह एक टॉपिक है जो क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ना है और एक ऐसा मेथड है जिससे x और y के वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। तो आप लोगों को मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ इस पूरे चैप्टर से कि ये जो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है ना। तो देखिए, आपको शायद याद होगा कि पूरे के पूरे चैप्टर को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया था, A B C D E, और हमने आपको बताया कि जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको ग्राफ से रिलेटेड है, जिसमें हम लोगों ने ग्राफ बनाया। याद होगा आप लोगों को, इस टाइप का कुछ ग्राफ बनता था और जहाँ पे ये ग्राफ कट जाता था ना, जहाँ पे ये दोनों का दोनों ग्राफ, दो इक्वेशन का ग्राफ कट जाता था, वहीं से हमको x और y का वैल्यू आ जाता था। तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी x और y के वैल्यू को निकालना सीखा है, बट बाय ग्राफिकल मेथड, है ना, बट बाय ग्राफिकल मेथड। तो आपको शायद याद होगा कि ग्राफ से रिलेटेड जो हमारा एक्सरसाइज है उसका हमने 2 वीडियो बनाया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब आइए एक्सरसाइज बी पे। तो एक्सरसाइज बी जो हमारा है उसमें हमने आपको 2 मेथड के बारे में बताया। एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो आपको शायद याद होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी हमारा वीडियो बना हुआ है, सीधे इसका हेडिंग है सीधे सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक ही वीडियो बना है। और एलिमिनेशन मेथड को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 वीडियो बनाए हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड में, 2 वीडियो बना है, जिसका एक का नाम पार्ट 1 के नाम से था और एक पार्ट 2 के नाम से था, यानी एलिमिनेशन मेथड पार्ट 1, एलिमिनेशन मेथड पार्ट 2। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सी एक्सरसाइज के बारे में, एक्सरसाइज सी, जिसका टॉपिक है, जिस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी 100 बात की एक बात इतना समझ लो माय डियर स्टूडेंट कि ये भी एक मेथड है। जिस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था, उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी एक ऐसा मेथड है जिस मेथड से x और y के वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? तो ओके माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में कि ये क्या है और किस तरह से इक्वेशन में x और y के वैल्यू को निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसकी फुल गारंटी है कि आपको समझ में आएगी, इसकी 100% गारंटी है। और यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ से प्लीज़ लाइक्स और शेयर करें। आप अपना प्यार और आप अपना सहयोग बनाए रखें हम पे। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। चलिए लेट अस मूव। आज का जो हमारा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को। देखिए, मैं एक इक्वेशन पहले लिखता हूँ, बुक से ही देखकर लिखता हूँ, है ना। जैसे एक इक्वेशन है माय डियर स्टूडेंट, x + 2y + 1 = 0, और हमारा दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y - 12 = 0। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये जो आपके बोर्ड पे 2 इक्वेशन दिख रहा होगा, काम वही है, x और y के वैल्यू को निकालना ही काम है। बट अगर एग्ज़ाम में ना सीधे लिखते हैं सॉल्व फॉर x एंड y, तो आप फ्री हैं, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से बना लीजिएगा, आप इसको एलिमिनेशन से बना लीजिएगा। बट अगर एग्ज़ाम में लिखता है कि सॉल्व फॉर x एंड y बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड,
तब उस समय आपका कोई दिमाग काम नहीं करेगा और उस समय आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही काम आएगा। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अभी मैं पढ़ूंगा कि किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स और वाई के वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे दो केसेज है माय डियर स्टूडेंट। पहला केस जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, जिसमें जो हमारा कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट समझ रहे होंगे, किसी भी लीनियर इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वो हमारा ax + by + c = 0 होता है। और ये जो हमारा c वाला जो टर्म होता है डेट इज कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कांस्टेंट है ना वो क्या है, LHS में ही है। इसी का दूसरा फॉर्म ऐसा भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट कि हम कांस्टेंट को ना RHS में ले जाएं। अभी तक जितने भी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किए हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी इक्वेशन को सॉल्व किए हैं उसमें हम लोगों ने कांस्टेंट को RHS में रखा है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 2x - 3y अब -12 उधर जाएगा तो 12। तो इसलिए हमने कहा था कि दो केस होता है। केस नंबर 1 ये है कि कांस्टेंट को आप LHS में ही रखो, और केस नंबर 2 ये है कि कांस्टेंट को आप RHS में ले आओ। चलिए, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। ये दो तरीके से हम लोग इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। पहले सबसे पहला काम क्या है कि इक्वेशन को अरेंज करना आप पे डिपेंड करेगा बाबू। आप इक्वेशन को ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, इट मीन्स कांस्टेंट को LHS में ही ले जाना और = के बाद 0 लिखना, या यदि आपका मन कर रहा है कि नहीं हम कांस्टेंट को RHS में ले जाएंगे तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। क्लियर है? अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि आगे क्या करना होता है। बहुत ही आसान है, 100% गारंटी है कि आप लोगों को यह मेथड तुरंत में समझ में आ जाएगा। आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा। मैं अभी केस नंबर 2 से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ये हमारा केस 1 है जिसमें कांस्टेंट क्या है, LHS में है, बट ये जो हमारा केस 2 है उसमें कांस्टेंट क्या है, RHS में है। और मैं अभी केस 2 से सॉल्व करने जा रहा हूँ इस इक्वेशन को। तो देखिए दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है ना कि अगर आप केस 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी अगर आप कांस्टेंट को RHS में रखे हैं ना तो यहाँ पे -1 होगा, और यदि आप कांस्टेंट को LHS में ही रखे हैं तो ये -1 ना होके +1 होगा। बस यही अंतर है, यही डिफरेंस है। तो हम केस 2 पे बना रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर है? तो यदि मैं केस 2 पे बना रहा हूँ तो -1 तो लिखूँगा क्योंकि कांस्टेंट हमारा क्या है, RHS में है। चलिए अब देखना है क्या करना है नहीं करना है। यहाँ x लिख लिए, यहाँ y लिख लिए और यहाँ -1 लिख लिए। -1 क्यों लिखे हैं माय डियर स्टूडेंट? क्योंकि जो हमारा कांस्टेंट है वो RHS में है। क्लियर है? जो हमारा कांस्टेंट है वो क्या है, RHS में है। यदि ये कांस्टेंट इधर ही रहे, LHS में ही रहे, तो वहाँ पे -1 न लिखकर +1 लिखेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग केस नंबर 1 को भी सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर है? लेकिन बट अभी इसको देख लिया जाए। तो देखिए होता क्या है, कैसे अरेंज किया जाता है। x के सामने ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। 2 मिनट अगर ध्यान दे दीजिएगा ना तो हर चीज़ एकदम आईने की तरह क्लियर हो जाएगा। x के सामने ना y वाले को लिखते हैं, y वाला x के सामने y वाला मतलब 2 अब -3। कितना आसान है, बोलिए आसान नहीं है। x के सामने y वाला मतलब 2 अब -3 हो गया। वेरी गुड। x के सामने y वाला हो गया, y वाला। चलिए y के सामने x वाला, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो समझिए 1 है। क्लियर है? तो y के सामने x वाला यानी 1 और 2। क्लियर है? x के सामने y वाला मतलब y का कोएफिशिएंट 2 -3, y के सामने x का कोएफिशिएंट मतलब 1 और 2।
जो सबसे पहले उसी को सबसे लास्ट में, क्लियर है, वेरी गुड, जो सबसे पहले उसी को सबसे लास्ट में। अब एक चीज़ और, हमने इस कांस्टेंट का तो कहीं कुछ किया ही नहीं, तो x और y के बीच में कांस्टेंट टर्म को लिखना है। हो गया, फिर से सुन लीजिए एक बार, x के सामने y वाले को 2 - 3, क्लियर, y के सामने x वाले को 1 2, क्लियर, जो सबसे पहले उसको सबसे लास्ट में, क्लियर, x और y के बीच में कांस्टेंट टर्म, क्लियर। अब आइए, चूँकि इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कहीं ना कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ज़रूर होगा। अब होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखेंगे यहाँ ध्यान से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा ऊपर वाले को पहले नीचे वाले से करेंगे, है ना, हमेशा पैटर्न को समझिए, ऊपर वाले को नीचे वाले से। तो 2 में 12 से मल्टीप्लाई होगा 24, चलिए हो गया मल्टीप्लाई। और हमेशा माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे बीच में माइनस होगा, हमेशा। अब इस माइनस तो होगा ही, अब उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब अगर ये और ये मल्टीप्लाई होकर माइनस वैल्यू दिया तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, लेकिन अगर ये और ये मल्टीप्लाई होकर प्लस वैल्यू दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 में 12 से हुआ 24, फिर माइनस, अब -3 में -1 से होगा तो 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि यहाँ -1 न हो के 1 होता तो -3 में 1 से मल्टीप्लाई होता तो -3 होता, और ये माइनस उसको प्लस बना देता, यानी यहाँ +3 हो जाता। लेकिन होता तब ना, होता तब ना, नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अब आइए यहाँ पे y पे, यहाँ भी वही करना है माय डियर स्टूडेंट। ऊपर को पहले नीचे से, तो -1 को 2 से -2, और बीच में तो माइनस होगा निश्चित, बीच में माइनस देना ही देना है, फॉर्मूला में ही है कि बीच में माइनस देना है। अब आइए 12 को 1 से, 12 को 1 से, तो 12 हो गया, सिंपली, कितना सिंपल है। अब आइए यहाँ -1 है, याद है ना ये -1 क्यों है? क्योंकि हमने कांस्टेंट को RHS में रखा है। सीधी सी बात, यहाँ पे नोट करके लिख लो, कांस्टेंट RHS में होगा तो -1 होगा, एक बात। दूसरा, कांस्टेंट LHS में अगर हुआ, कांस्टेंट LHS में होगा तो -1 ना लिखकर 1 लिखेंगे। आप टेंशन ना लें, मैं उसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को। चलिए खैर, -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऊपर को हमेशा पहले नीचे से करेंगे, 1 को -3 से करेंगे, -3, फिर बीच में माइनस, और 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 2 से करेंगे 4। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है माय डियर स्टूडेंट। अब बस आपको प्लस और माइनस आना चाहिए। जैसे 24 - 3 21, -2 -12 -14, दोनों में माइनस है इसलिए ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/-3 -4 जो कि बनेगा -7। चूँकि यहाँ भी -1 है और ये भी माइनस में आया है तो आप इसको कैंसिल आउट करा सकते हैं। अब आइए माय डियर स्टूडेंट, ये तीनों का तीनों टर्म इक्वल है, तो हमने आपको बताया था कि जब तीनों टर्म इक्वल हो ना तो किसी को भी किसी के बराबर लिखकर और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या किए, फर्स्ट वाले को डायरेक्ट थर्ड वाले के बराबर कर दिए, क्योंकि अगर माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट को सेकंड के बराबर करेंगे ना तो इसमें x और y दोनों आ जाएगा, तो कैसे निकाल पाइएगा आप। मान लीजिए फर्स्ट वाले को सेकंड वाले के बराबर किए तो आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ ये बीच में इक्वल टू है, मतलब ये इक्वेशन हुआ। तो इस इक्वेशन में दो चीज़ है, x भी है और y भी है, कैसे सॉल्व कीजिएगा आप। इसलिए फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के बराबर करना है, क्योंकि
तीनों बराबर है ना, तो किसी को भी किसी के बराबर कर सकते हैं। तो फर्स्ट को थर्ड के बराबर किए एंड सेकंड को भी थर्ड के ही बराबर किए, है ना। चलिए इससे क्या हुआ, आराम से क्वेश्चन बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7x 21 में 1 से मल्टीप्लाई 21 x बराबर 3, 7y -14 में 1 से मल्टीप्लाई -14 y बराबर 7 से डिवाइड -2। तो ये हमारा x और y का वैल्यू हुआ, जिसको हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देखा है। यदि इसी इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन से भी बना के देख सकते हो आप अपने कॉपी पे, एलिमिनेशन से भी बना कर देख सकते हो आप अपने कॉपी पे, और ग्राफ बना कर भी देख सकते हो आप अपने कॉपी में। x और y का वैल्यू 3 और -2 ही आएगा। माय डियर स्टूडेंट, मेथड बदल देने से x और y का वैल्यू नहीं बदल जाएगा, मेथड बदल जाएगा, बट x और y का जो वैल्यू होगा वही होगा। क्लियर है? तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आया होगा। लेकिन अगर नहीं भी आया होगा माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपने अभी देखा, अगर आपको 25% भी बात समझ में आ गई होगी, तो यदि मैं 4 क्वेश्चन बनाता हूँ इस वीडियो में तो 100% समझ में आ जाएगा। इसलिए आप टेंशन न ले, और भी क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो क्या ज़रूरी है इस ऊपर वाले को मिटाने का, क्योंकि फिर से तो ऊपर वाला को लिखना ही होगा ना। चलिए नीचे के पूरे मैटर को मैं मिटा दिया, इन सब को मिटा देता हूँ। इसको आप लोग एकदम माइंड में सेट रखेंगे कि अगर कांस्टेंट RHS में रहेगा तो क्वेश्चन को -1 लेकर के बनाएंगे, और अगर कांस्टेंट LHS में रहेगा तो क्वेश्चन को 1 लेकर के बनाएंगे। चलिए आपके सामने एक और क्वेश्चन मैं पेश करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है 2x + y = 35 और 3x + 4y = 65। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट जो है हमारा, ये जो हमारा कांस्टेंट है वो क्या है, RHS में है। तो अगर ये RHS में है तो यहाँ -1 होगा। चलिए जैसा कि आप लोगों को शायद याद होगा, x के सामने y वाले को, तो यहाँ y का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है। यहाँ अगर कोई आपसे पूछता है कि यहाँ कितना y है, तो एक y है 1, और यहाँ 4 है, तो 1 और 4 होगा। y के सामने x वाले को लिखना है, याद होगा आप लोगों को, y के सामने x वाले को, यानी 2 और 3 को। माय डियर स्टूडेंट 2 और 3 हो जाएगा y के सामने, जो सबसे पहले उसी को सबसे लास्ट में, यानी 1 4। चलिए, और x और y के बीच में कांस्टेंट टर्म, यानी 35 65। फिर से सुन लीजिए, x के सामने y वाले को मतलब 1 4, क्लियर। y के सामने x वाले को 2 3, क्लियर। जो सबसे पहले सबसे लास्ट में, क्लियर। x और y के बीच में कांस्टेंट टर्म, क्लियर। और चूंकि कांस्टेंट हमारा RHS में है इसलिए -1 होगा, क्लियर। अब आइए, जैसा कि सबको पता है कि पहले ये मल्टीप्लाई होगा, तीर है ना, फिर इधर मल्टीप्लाई होगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 में 65 से 65 माइनस 4 में 35 से 140, गुना तो कराए हैं, कोनो कुछ विशेष काम तो नहीं किए हैं। चलिए y 35 में 3 से 105 माइनस 65 में 2 से 130। याद रहे ये माइनस हमेशा लिखना है, क्योंकि ये फार्मूला है। अगर जैसे माइनस आपने लिखा और सपोज करो यहाँ माइनस है, तो गुना करेंगे तो -130 आएगा। ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो प्लस बन जाएगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन माइनस लिखना ही लिखना है ना, ये रूल है। तो 2 में 4 से 8 और माइनस 3 में 1 से 3। कितना आसान क्वेश्चन है, अभी आप देख लीजिए। 65 65 माइनस 140, भैया एक प्लस है और एक माइनस है,
एक प्लस है और एक माइनस है, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। तो चलो सब्ट्रैक्ट करा लो। 140 में से 65 को घटा लो, 75 आएगा। और साइन माइनस का होगा क्योंकि 140 बड़ा है। ठीक उसी तरह से ई भी प्लस है और ई माइनस है, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो घटा लो, 130 में से 105 गया 25, और यहाँ भी 130 बड़ा है इसलिए साइन माइनस का होगा। और -1/8 में से 3 गया 5। जैसा कि आप सबको पता है कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के बराबर करना है, तो x/-75 बराबर -1/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5x बराबर -75 में -1 से गुना 75, x बराबर 5 से भाग 15। ठीक उसी तरह से दूसरका को भी लास्ट वाले के बराबर कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5y -25 में -1 से गुना 25, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यानी माय डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 5 इज द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर दिस इक्वेशन। चलिए मिटाते हैं इसको। एक और क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को इस 2 क्वेश्चन देखने के बाद बहुत कुछ समझ में आ गया होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। और कुछ खास है भी नहीं, है ना, बस एकदम आसान है। थोड़ा सा बच्चे को बस लगता है कि हार्ड है, बट ऐसा कुछ है नहीं। चलिए एक और इक्वेशन आप लोगों के सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, है ना। तो जैसे क्वेश्चन है 2x + 3y - 17, और एक है 3x - 2y - 6 = 0। चलिए, तो जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसा भी एक इक्वेशन सॉल्व करूंगा जिसमें कांस्टेंट क्या हो, LHS में हो। यहाँ आप देख सकते हैं कांस्टेंट हमारा LHS में है। चलिए तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इसमें भी हम लोगों को x y, बट यहाँ 1 लिखना है, -1 नहीं लिखना है माय डियर स्टूडेंट। क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो चलिए x के सामने क्या होगा, y वाला सबको पता है, तो y वाला यानी 3 और -2। सबको पता है कि y के सामने x वाला होगा, मतलब 2 और 3। चलिए वेरी गुड, 2 और 3। सबको पता है कि जो सबसे पहले है वही सबसे लास्ट में होगा, यानी 3 - 2। जो सबसे पहले सबसे लास्ट में, x और y के बीच में कांस्टेंट टर्म यानी -17 -6। अब आइए माय डियर स्टूडेंट, अब मल्टीप्लिकेशन ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, है ना। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 3 में -6 से गुना -18, फिर बीच में माइनस, अब -2 में -17 से गुना, दोनों माइनस है तो सीधे 34 होगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, तो देखेंगे यहाँ -17 में 3 से गुना -51, फिर बीच में माइनस तो होबे करेगा। अब -6 में 2 से गुना -12, तो ये +12 हो जाएगा। और यहाँ याद रहे 1 है, -1 नहीं है, काहे कि आप देख रहे हैं ना कांस्टेंट हमारा किधर है, LHS में है। यह अगर -17 उधर चला जाए 17 हो जाए, और -6 उधर चला जाए 6 हो जाए, तो यहाँ -1 हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं है। 2 में -2 से गुना -4, फिर -3 में 3 से गुना 9। बस ये बन गया क्वेश्चन। दोनों माइनस है यानी जोड़ेंगे, 8 4 12 के 2 हासिल, 1 3 1 4 1 5। वेरी गुड। और बुआ एक माइनस और एक प्लस होने के कारण यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, आप घटा के देख लो 39 आएगा। क्लियर है। और साइन माइनस का होगा क्योंकि 51 बड़ा है, और 1/-4 -9 -13। और सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये तो सबको पता है कि फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के बराबर करते हैं, और सेकंड वाले को भी थर्ड वाले के बराबर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं
कि हमने फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के बराबर करा दिया और सेकंड वाले को भी थर्ड वाले के बराबर करा दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करेंगे तो -13 में x से मल्टीप्लाई होगा -13x और -52 में 1 से मल्टीप्लाई होगा -52। x इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा, 13 4 जा 52। और यहाँ पर भी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -13y इज इक्वल टू -39 और y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा, 13 3 जा 39। तो ये हमारा x और y का वैल्यू हुआ। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसे भी इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा दूंगा जिसमें कांस्टेंट हमारा LHS में होगा। क्लियर है? तो मैंने करके दिखा दिया है ना। और देखते हैं एक दो क्वेश्चन इस वीडियो में। आज जो हमारा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये एकदम से एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हालांकि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक और वीडियो बनेगा। उसमें थोड़ा क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग, थोड़ा सा भास्ट क्वेश्चन को, है ना। ये सब आसान है, एकदम इजी क्वेश्चन को हम लोग अभी फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं, बट इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सब हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज करो एक अल्फ़ाबेटिकल वाला क्वेश्चन जो होता है, जो अक्सर स्टूडेंट को भगवान जाने क्यों बट थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो उसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। सपोज करो इक्वेशन है ax + by इज इक्वल टू a स्क्वायर और एक है bx + ay इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, और इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि हमको इसको एलिमिनेशन से करना हो तो हमने आपको बताया था एक टाइप का क्वेश्चन, यहाँ आप गौर से देख सकते हैं कि जो यहाँ x वाला है वो यहाँ y वाला है, और जो यहाँ y वाला है वो यहाँ x वाला है। तो इस तरह के इक्वेशन में हम लोग दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हमने आपको बताया है एलिमिनेशन मेथड के पार्ट 2 के वीडियो का सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए खैर जो भी हो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना है, टॉपिक पे रहना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो हमारा कांस्टेंट है वो RHS में है, इसलिए x y और यहाँ -1। x के सामने y वाले को मतलब b और a, y के सामने x वाले को मतलब a b, जो सबसे पहले उसी को सबसे लास्ट में, और x और y के बीच में कांस्टेंट टर्म a स्क्वायर b स्क्वायर। चलिए वेरी गुड। अब चलिए देखते हैं। देखिए b स्क्वायर में b से मल्टीप्लाई करिएगा ना तो b क्यूब आएगा, और a में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a क्यूब आएगा। बस मल्टीप्लाई करना है। अब कोई बच्चा मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम करे, मल्टीप्लाई करने में उसको दिक्कत हो रही है, तो क्या किया जा सकता है? क्लास 10th का वीडियो है माय डियर स्टूडेंट, 6-7 में मल्टीप्लाई का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए था। चलिए खैर कोई बात नहीं है, हर संभवतः मैं प्रयास करूंगा कि आपको वो भी दिक्कत ना हो। a स्क्वायर में b से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर b माइनस b स्क्वायर में a से यानी ab स्क्वायर, और यहाँ पे a में a से a स्क्वायर माइनस b में b से b स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई का काम हो गया, बस इसको अब सॉल्व करा देना है। जैसा कि सबको पता है, क्या पता है कि फर्स्ट वाले को किसके बराबर करना होता है? लास्ट वाले के बराबर करना होता है। तो ये फर्स्ट वाला है और ये हमारा लास्ट वाला है, हो गया। और सेकंड वाले को भी लास्ट वाले के बराबर करना होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि x/, ये हमारा b³ माइनस a³ है। अगर इस -1 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाए, नहीं तो ऐसे देखो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा दो, करा दिए, और -1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा ना तो a³ माइनस में जो है ना प्लस बन जाएगा और b³ माइनस में बन जाएगा।
अब देखने वाली बात ये है कि x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला होता है बुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला याद कीजिए, क्लास 9 में पढ़े थे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। तो इतना लिखने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो x का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये b है और ये a प्लस बी नीचे, ये हमारा x का वैल्यू आया। अब डरने की कोई विशेष ज़रूरी नहीं है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ पे a कॉमन ले सकते हैं और b भी कॉमन ले सकते हैं। तो a और b कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा a माइनस बी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। बस हो गया, y बराबर ए बी में -1 से मल्टीप्लाई माइनस ए बी और बाई ए प्लस बी। तो माय डियर स्टूडेंट, जो बेसिक कंसेप्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का था उसको हमने इस वीडियो में बताया, और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बचा इस मेथड से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस, तो आप थोड़ा भी टेंशन ना लें। ये पार्ट 1 का वीडियो था जिसमें हमने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझा दिया। अब जब पार्ट 2 का वीडियो बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ही पार्ट 2 का वीडियो बनेगा, समझ में तो आपको आ चुका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अच्छे तरीके से आ गया है, क्या करना है नहीं करना है। कांस्टेंट RHS में रहेगा -1, कांस्टेंट LHS में रहेगा +1, कैसे मल्टीप्लाई होता है ये सब आपको समझ में आ गया है। बस इंतज़ार कीजिए सेकंड पार्ट के वीडियो का, और उसमें एक पर एक क्वेश्चन सब हम लोग देखेंगे और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्लियर हो जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, एंजॉय कीजिए हमारे अभी फर्स्ट पार्ट के वीडियो से ही। क्लास 10th के स्टूडेंट, बहुत जल्द मैं पार्ट 2 का भी वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आऊँगा। तब तक के लिए बाय, बने रहिए, खूब सारा प्यार और स्नेह बनाए रखें। बाय।